नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। देश में तीसरी बार मोदी सरकार का गठन हो चुका है। तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही मोदी कई कीर्तिमान रच चुके हैं। मोदी 3.0 पहले से अलग है, पर कई मायनों में देखें तो पहले और दूसरे कार्यकाल के बाद मोदी 3.0 पिछली सरकारों का विस्तार भी है। मेरा पल पल देश के नाम है, मेरा पल पल आप लोगों के नाम है। मैं 24/7 अवेलेबल हूं। हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर। भारत माता की। एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। ये सबसे सफल अलायंस है। साथियों, हम सर्वपंथ समभाव के हमारे संविधान को समर्पित हैं। विश्व पटल पर भारत का पक्ष रखा। हम आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में जाने गए। देश के राजनीतिक मंच पर भावनाएं। ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पार्टी के लिए संदेश दिया। देश को आज के वातावरण में सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है। गठबंधन के साथियों के लिए संकेत। ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी की सरकार का कारवां आगे बढ़ चला है। कार्यकाल संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा पर इटली पहुंचे। वैश्विक नेताओं से रणनीतिक मुलाकात की। G7 समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अफ्रीकी समूह और भूमध्य सागर क्षेत्र को लेकर भारत की भूमिका साझा की। भारत की छवि विश्व बंधु की बन चुकी है। दोस्तों, विश्व हमें एक बंधु के रूप में स्वीकार कर रहा है। देश से विदेश तक प्रधानमंत्री अपने अंदाज से बार बार यही संकेत दे रहे हैं कि फिर वही सरकार लाया हूं। मजबूत विदेश नीति वाली सरकार, सशक्त कूटनीति वाली सरकार, तय एजेंडे पर आगे बढ़ने वाली सरकार। भारत की सफल विदेश नीति ने अच्छे परिणाम भी दिए हैं। भारत का सेवा भाव का जो कैरेक्टर है उसको विश्व ने पहचाना है। चाहे यूक्रेन का संकट हो, चाहे अफगानिस्तान का संकट हो, हर हमारे लोगों को बचाना हो, हमने किसी भी में हमने कोई कमी नहीं रखी है। प्रधानमंत्री मोदी सहयोगियों का पूरा विश्वास हासिल करके आत्मविश्वास से आगे बढ़े। फिर भी कुछ सवाल हैं जो बने हुए, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है इस बार। क्या बिना रुकावट सरकार चलती रहेगी? बार जो सरकार बनी है बहुत ही कमजोर सरकार है, तो ये एक स्पष्ट जनादेश है, जनता का इशारा है कि आप जो है तानाशाही खत्म कीजिए। आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं सरकार बनाने के लिए सहयोगियों का साथ सहजता से पीएम मोदी को मिला, लेकिन क्या सहयोगियों को 5 साल साध पाएंगे पीएम मोदी? यह सरकार अपने अंतर्द्वंद के वजह से गिरेगी और उधर चंद्रबाबू नायडू हैं और
नीतीश कुमार हैं। अगर नीतीश कुमार सावधान नहीं रहेंगे तो आधा से ज्यादा तो उनको पहले खत्म कर चुके हैं, इस बार पूरा निकल जाएंगे। और साथियों, मुझे पक्का विश्वास है आपका साथ, आपका सहयोग, आपका अनुभव बहुत बड़े परिणामों की संभावनाएं लेकर के आया है। लोकसभा का ये गठन उन सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। मोदी 3.0 के सामने सवाल ये भी रहेगा कि बीजेपी पिछले 2 कार्यकाल की तरह कड़े और बड़े फैसले ले पाएगी। निश्चित तौर पर भाजपा को अपनी राजनीति को पॉजिटिव करना होगा, लोगों के मुद्दों पे काम करना होगा, नहीं तो इस सरकार का गिरना भी निश्चित है। तो एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है, और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पिछले दोनों कार्यकाल में विदेश नीति सबसे टॉप पर रही। क्या सहयोगियों के दम पर बनी इस सरकार में विदेश नीति पर कोई असर पड़ेगा? ये शुरुआत है। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। भारत में G20 आने के बाद नए प्राण से भर गया है, नया सामर्थ्य आ गया है, और ये भारत की ताकत है कि उसने पूरे विश्व को जोड़ने में G20 के माध्यम से बहुत बड़ा काम किया है। जब पूर्ण बहुमत न हो और सहयोगियों की भूमिका सरकार बनवाने में अहम हो, तब मंत्रिमंडल की तस्वीर से ये स्पष्ट हो जाता है कि गठबंधन में कितना सामंजस्य है। मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल पर मोदी नीति की स्पष्ट छाप है। कामकाज संभाला जा चुका है और फैसले भी लिए जाना शुरू हो चुके हैं। 2002 से नरेंद्र मोदी बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकारों के मुखिया रहे। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, 2014 से देश के प्रधानमंत्री के रूप में। 22 साल में पहली बार ऐसा मौका आया है कि उनकी अपनी पार्टी के पास अकेले दम पर पूर्ण बहुमत नहीं है। क्या इससे कुछ परिवर्तन होगा? हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? और आप कहेंगे तो आप देश की एकता की तोड़क हो। और हम अगर कहते हैं कि नहीं, ये हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है, हाँ इस समय का इसलिए हमें बहुमत नहीं, आखिर हमें जो जनमत मिला है, अगर आपको जनमत ने स्वीकार कर दिया है तो हमें भी पूरी तरह स्वीकार करना है। तो हमारा प्रयास है कि कोई आम सहमति से कोई बने, कोई चले, और इसीलिए हमने विवाद की बातों का उल्लेख नहीं किया। गठबंधन धर्म निभाने के लिए कभी अटल जी ने संसद में पार्टी के कोर एजेंडे से पीछे हटने की टीस जाहिर की थी। लगभग 2 दशक बाद वही सवाल प्रधानमंत्री मोदी के सामने है। उनके सामने पहली बार गठबंधन धर्म की मजबूरियां हैं। और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में बनी देश की पहली गठबंधन सरकार देखी थी, वो उसका हिस्सा भी रहे थे। 1999 में गठबंधन की पहली वो सरकार भी चलाई जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया था। अटल बिहारी वाजपेयी के सामने हालात दूसरे थे। उन्होंने 3 बार सरकार बनाई। तीनों सरकारों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो थी, लेकिन बहुमत नहीं था। ऐसे में गठबंधन का हर साथी बेहद जरूरी था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की पिछली 2 सरकारें बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के आधार पर बनी थी।
जिसके चलते गठबंधन के साथियों की भूमिका बस सहयोगी तक सीमित थी। पीएम मोदी पहली बार बहुमत से दूर बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधान बने हैं। कई चुनौतियां हैं जिनसे उन्हें निपटना होगा। मेन दो सहयोगी हैं नायडू नीतीश, तो अगर ये दोनों निकलने के बाद भी कहीं छिटकते भी हैं तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आती। पहले लोग कयास लगा रहे थे कि नहीं इसमें तो सारा की डिपार्टमेंट्स एलआई मानेंगे, कोई रेलवे मानेगा, कोई कुछ मानेगा। कुछ नहीं हुआ, जैसे एज इट इज इन कंटिन्यूटी गवर्नमेंट दिख रही है। मोदी 3.0 के मुख्य स्तंभ हैं नीतीश और नायडू, और ये दोनों नेता ऐसे रहे हैं जिन्हें सौदेबाजी की राजनीति का सबसे माहिर खिलाड़ी माना जाता है। दूसरी तरफ कभी न कभी दोनों नेता पीएम मोदी के धुर विरोधी भी रह चुके हैं। चुनौती रहेगी दोनों को साथ मिलाकर 5 साल चलते रहने की। देश में गठबंधन की सरकार को कमजोर सरकार मानने का रिवाज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की पहचान अब तक मजबूत सरकार की रही। गठबंधन में चुनौती रहेगी सरकार की कि वो जनता की नजर में मजबूत सरकार बनी रहे, और ये निर्भर करेगा सरकार में लिए जाने वाले फैसलों पर और साथी सहयोगियों के साथ बनने वाले समन्वय। हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे, और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। मोदी सरकार के सामने ऐसे मुद्दे तो कई हैं जिनमें सहयोगियों की सहमति और रायशुमारी की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन 5 मुद्दे बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। पहला, सेना की अग्निपथ स्कीम। दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तीसरा, मुस्लिम आरक्षण। चौथा, वन नेशन वन इलेक्शन। पांचवा, बिहार और आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा। बहुमत की सरकारें थी तो बीजेपी को चुनावी लक्ष्य और नारे गढ़ना आसान था, लेकिन अब गठबंधन की सरकार है। देश के लिए विकास की योजनाओं पर तो काम करना ही है, पार्टी के खोए जनाधार को वापस लाने की योजनाओं पर भी काम करना है। जल्दी ही हरियाणा महाराष्ट्र में चुनाव है, दोनों जगह बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। चुनौती रहेगी पीएम मोदी के सामने दोबारा पार्टी को मजबूत बनाने की। आगे चलकर जो भी चुनौतियां हैं, मुझे लगता है वो राजनीतिक तौर पे ही चुनौतियां आएंगी कि अगर किसी भी समय पर इन क्षेत्रीय दलों को ये लगता है कि बीजेपी अब एक विनिंग हॉर्स नहीं है, तब वे दूसरे विकल्पों को ढूंढ सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ही ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव एक बड़ा क्रूशियल जंक्चर रहेगा, पॉलिटिकल जंक्चर रहेगा, जिसके परिणामों पर काफी निर्भर करेगा एनडीए सरकार की आगे की रणनीति क्या रहेगी और एनडीए सरकार का फ्यूचर क्या होगा। मोदी 3.0 में पीएम मोदी के धैर्य, संयम और गठबंधन के राजनीतिक कौशल की परीक्षा होनी। हालांकि सहयोगी भरोसा दिला रहे हैं कि सब साथ साथ हैं, लेकिन राजनीति में हर दिन नया दिन होता है और हर नया दिन नई राजनीति के साथ शुरू होता है। 2024 के नतीजे आए और तब से ही यह कहा गया कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर बहुमत नहीं मिला है, इसीलिए मंत्रिमंडल गठन में इसका असर दिखेगा। लेकिन शपथ ग्रहण का दिन आया और सभी महत्वपूर्ण मंत्री विभाग जो थे, वहां पर उन्हीं मंत्रियों को, उन्हीं नेताओं को जिम्मेदारी दी गई जो पिछले 5 सालों से संभालते हुए दिख रहे थे। ये मजबूती के बहुत बड़े संकेत रहे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। प्रधानमंत्री जी की जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन पर हमारा विभाग पूर्ण रूप से खड़े उतरता है।
कि हमारे प्रधानमंत्री भारत के बहुत विजनरी हैं और हर नब्ज को, हर चीज को समझते हैं। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को, विकसित देश के संकल्प को पूरा करने में इस विभाग की एक अहम भूमिका मैं देखता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन और मिशन है उसको पूरा करेंगे। तीसरे कार्यकाल के लिए मंत्रिमंडल की तस्वीर में मिशन मोदी की छाप दिखती है। न बहुमत से पिछड़ जाने की टीस मोदी 3.0 के विजन को धुंधला कर सकी, न साथी सहयोगियों पर निर्भरता का दबाव दुविधा में डाल सका। मंत्रिमंडल की जैसी टीम बनी है वो दूसरे कार्यकाल से ठीक आगे की कहानी लगती है। एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से जुड़े सीसीएस में शामिल मंत्रालयों के लिए पुराने मंत्रियों पर पुनः विश्वास पीएम मोदी की अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। मोदी साहब ने सीसीए में अपने मंत्रियों को शायद इसलिए नहीं बदला क्योंकि वो सब टेस्टेड थे और महत्वाकांक्षी योजनाएं जब आती हैं और उनका खुलासा वक्त से पहले ना हो तो ऐसे ही लोग चाहिए जो कि इफ एंड बट नहीं करें और पटल पे जब भी इसको रखा जाए तो एक लोगों के लिए सस्पेंस हो। मैं समझता हूँ शायद इसलिए सीसीए में सभी को रिपीट किया गया और सहयोगियों को ये पद नहीं दिए गए। देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले मंत्रालयों के लिए पिछले कार्यकाल के ही मंत्रियों का दोबारा चुनाव पीएम मोदी के विकसित भारत अभियान के मजबूत इरादों को दिखाता है। कुछ मंत्रालय चेंज भी किए हैं और वो इसलिए नहीं कि पिछले मंत्रालयों में उनका खराब काम था, लेकिन और अधिक बेहतर काम कैसे हो सकता है, कहाँ किसकी उपयोगिता और भी ज्यादा हो सकती है। परफॉर्मेंस के माध्यम से रिफॉर्म और रिफॉर्म के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन हो देश के तमाम क्षेत्रों में। मुझे लगता है कि उसी को आधार बना करके प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रालयों में विभागों का बंटवारा किया। जिन पर पीएम मोदी ने भरोसा किया है उनमें अधिकतर दोबारा जीत कर आए हुए मंत्री हैं। दूसरे, ये उनके पिछले काम पर पीएम मोदी की मुहर भी है, आगे के काम के लिए विश्वास भी। दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है। केवल सीसीएस ही नहीं बल्कि मोदी 3.0 में शिक्षा मंत्री फिर धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया और कानून मंत्रालय के लिए भी अर्जुन मेघवाल को पदभार सौंपा गया। दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी को सबसे अधिक मुश्किलें कृषि मंत्रालय से जुड़े मामलों को लेकर आई। किसान आंदोलन के चलते कृषि सुधार के फैसले वापस लेने पड़े। इस बार सबसे अनुभवी नेता पर उन्होंने भरोसा किया और ये बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को सौंपी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि और किसान कल्याण विभाग सेवा के लिए हमें सौंपा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उस किसान का कल्याण प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एनडीए की सरकार इन कामों को और तेजी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएगी। ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय में सोलर पैनल और 3 करोड़ गरीबों को घर जैसी कई योजनाएं हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे साथी की तलाश थी जिसका अनुभव योजनाओं को तेज रफ्तार से आगे बढ़ा सके। इस काम के लिए पीएम मोदी ने संगठन के दिनों के अपने साथी और पहली बार सांसद बने मनोहर लाल खट्टर को ये जिम्मा दिया। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सफलतम मुख्यमंत्रियों में से रहे। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपनी बहुमत हासिल किया और न सिर्फ बहुमत हासिल किया, प्रचंड, जहां पर ये
बातचीत लगातार चल रही थी कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार नहीं आएगी, उसके बावजूद जिस तरीके से आई, और मनोहर लाल खट्टर भी लगातार लगभग 10 वर्ष नहीं तो 9.5 वर्ष तक हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है, और किसी तरीके का कोई भी आरोप, किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार का या अनियमितताओं का कोई आरोप हरियाणा सरकार पर नहीं लगा है। मुझे लगता है कि जो काम कर रहा है, जिसने काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी उसके काम को स्वीकारते भी हैं, पहचानते भी हैं, और उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए उसे और बड़ा उत्तरदायित्व भी देते हैं। नई परिस्थितियों में पुरानी टीम पर ही फिर से भरोसा जताना इस बात का संकेत भी है कि सरकार अपने एजेंडे से न पीछे हटेगी और न ही काम की रफ्तार को कम होने देगी। गठबंधन में बहुत आवश्यक होता है ये देखना, ये समझना कि सहयोगी पार्टियों को किस तरीके से समझा जाए, उनकी जरूरतों को समझा जाए, अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि गठबंधन सरकार को चलाने का तरीका ही अलग होता है। अब विपक्ष की तरफ से एक एक गठबंधन पार्टनर पर लगातार कटाक्ष किए गए। जब प्रधानमंत्री ने अपने सभी नेताओं को मिलने के लिए, जीते हुए सांसदों को मिलने के लिए बुलाया गया, तब जयंत चौधरी पर यह कटाक्ष हुआ कि उन्हें मंच पर जगह नहीं दी गई। लेकिन आखिरकार जब विभागों का बंटवारा मंत्रिमंडल के भीतर हुआ तो बीजेपी ने अपने साथियों को ऐसे मंत्रिमंडल दिए जिससे कम से कम प्रत्यक्ष रूप से वो संतुष्ट दिखे। दिल्ली में हाथ मिले और आंध्र प्रदेश में दिल। ये 7 सेकंड की गर्मजोशी भरी भेंट अगले 5 साल के साथ का संकेत देगी। नायडू सम्मान में झुके, पीएम ने गले से लगा लिया। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को मंत्रिमंडल बंटवारे में ठग लिया, पर एनडीए सहयोगियों ने संतुष्ट भाव भी दिखाया। हमारे जो आज के वजीर आजम हैं मोदी साहब, ये कहाँ तक अपने स्टाइल को एडजस्ट कर पाएंगे एक कोलिशन के लिए, ये अब आगे वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब कैसे ये परिपाटी चलती है और कितने दिनों तक चलती है, क्योंकि विपक्ष इतना मजबूत है इस बार कि लोकसभा की तस्वीर बदल गई साहब। अमीरी गरीबी के बीच की खाई को मिटाना है, गांव और शहर की दूरी को कम करने की सोच के साथ ये सरकार काम करेगी। न सिर्फ सरकार बनी है बल्कि ये सरकार मजबूती से 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करेगी। पहली बार नहीं है, एनडीए की सरकारें पहले भी बनी हैं, बहुत लंबा अनुभव है। प्रधानमंत्री जी राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं और राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चाएं होती हैं उसको भी समझते हैं, इसलिए अलायंस पार्टनर्स की विशेष भूमिका उन्होंने बनाई है। अभी तो सरकार बना रहे थे, देश का संविधान खतरे में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सेंट्रल हॉल आए तो सबसे पहले उन्होंने भारत के संविधान का नमन किया। तो उनको जब अंगूर नहीं मिलता है तो इसी तरह खट्टे अंगूर लगते हैं। गठबंधन में सबकी सहमति से मंत्रिमंडल तैयार करना बड़ी चुनौती होती है, लेकिन मोदी स्टाइल की राजनीति ने इसे पहले 3 चरणों में बांटकर तैयार किया। पहला, टॉप 4 पर भरोसा किया। दूसरा, काम का इनाम दिया। और तीसरा, सहयोगियों का सम्मान किया। सहयोगियों को सम्मान सबसे कठिन चुनौती था। यहाँ पर भी मोदी स्टाइल में 3 चरणों में काम किया गया। सहयोगी दलों से उनकी मांग पर चर्चा, बीजेपी का अपना निर्णय और मंत्री पदों पर सहमति। गठबंधन में सभी दलों के नेताओं को मंत्रिमंडल में सम्मानजनक जगह देने के लिए शामिल किया गया। इसके लिए जीतन राम मांझी को अपनी पार्टी के एक ही सांसद होने के बावजूद कैबिनेट पद दिया गया और 2014 और 2019 के बाद पहली बार 75 साल के उम्र बैरियर को भी तोड़ दिया गया। तीसरी बार सरकार बनी है, बहुत कठिन काम करना है। नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ निश्चय है, हम लोग पहला और दूसरा टर्म से ज्यादा काम करेंगे, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बना करके रहेंगे हम लोग। बीजेपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और नीतिगत फैसलों से जुड़े मंत्रालय अपने पास रखने के लिए सहयोगी दलों को सहमत किया और फिर हर साथी को बड़े पद भी दिए। जेडीएस को भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय दिया, टीडीपी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया, जेडीयू को पंचायती राज, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय, एलजेपी को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय,
शिवसेना को आयुष मंत्रालय और आरएलडी को कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय दिया। अपना दल को वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री का पद दिया गया। हालांकि शिवसेना और एनसीपी में कुछ नाराजगी की खबरें भी हैं, लेकिन दोनों फिलहाल गठबंधन के साथ ही हैं। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोई और निर्णय भी लिए जा सकते हैं, लेकिन अभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह मोदी 3.0 की संरचना का उल्लेख सहयोगियों के बीच किया, उसने एनडीए के साथियों के बीच रिश्ते मजबूत किए। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है। लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। तीसरी बार मोदी सरकार अपने एजेंडे पर चल पड़ी है। जब नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, उस समय भी उनकी काबिलियत को लेकर कई सवाल उठे थे। 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब भी उनकी आर्थिक नीति से लेकर विदेश नीति तक पर सवाल उठे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक एक कर अपने सभी आलोचकों को गलत साबित किया। के ऊपर ये भी आरोप लगाया जाता कि जो फॉरेन ट्रिप्स हैं आपके, एक तो बहुत ज्यादा है और दूसरा ये फोटो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और कॉन्क्रीट स्टेप्स ज्यादा नहीं होते इसमें। पहले जो जाते थे तो कोई नोटिस ही नहीं करता था, जहां जाते थे वहां भी कोई नोटिस नहीं करता था, जहां से जाते थे उनको भी पता नहीं था गए कि आए। अब मेरा केस ऐसा है कि मैं जाता हूं तो पता भी चलता है, क्योंकि मैं वहां लोगों से मिलता हूं, कुछ काम करता हूं, कुछ निर्णय करता हूं, और मैं मानता हूं देश के लिए मुझे करना चाहिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद की पहली शपथ के साथ ही ये संकेत दे दिए थे कि उनकी सरकार के एजेंडे में विदेश नीति सबसे अहम रहने वाली है। पहली शपथ ग्रहण में सार्क देशों के प्रतिनिधि आए। 2019 में बिम्स्टेक देशों के प्रतिनिधि और इस बार तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के कई नेता आए, जो इस बात का संकेत है कि विदेश नीति मोदी 3.0 में आगे भी अहम रहने वाली है। G20 की अध्यक्षता के समय में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को आगे किया था, तो दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। मोदी की विदेश नीति में भारत का हित सबसे ऊपर रहा और चरण दर चरण भारत का रुतबा दुनिया में बुलंद होता चला। इस नीति के तहत मोदी सरकार ने बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार जैसे देशों के साथ व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी परियोजनाओं के जरिए संबंधों को मजबूत किया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के दौरान दक्षिण पूर्व देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को वरीयता दी। पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण एशिया से जोड़ने वाली परियोजनाओं पर काम किया। अमेरिका के साथ भारत के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। ओबामा से लेकर बाइडेन तक पीएम मोदी के रिश्ते सबसे बेहतर रहे। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और तकनीक सहयोग के संबंध हैं। क्वाड के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी भी है दोनों देशों के बीच। इसी तरह रूस के साथ बहुपक्षीय सहयोग लगातार जारी है। रूस और अमेरिका के बीच टकराव रहता है, लेकिन भारत के साथ दोनों महाशक्तियों के रिश्ते शानदार हैं। खाड़ी देशों के साथ भारत के कई कारोबारी और आपसी साझेदारी के रिश्ते हैं। प्रवासी भारतीयों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया गया। हमने हर संकट को उस प्रकार से हैंडल किया जिस प्रकार से मानवीय मूल्यों को हमने प्राथमिकता दी। उसका परिणाम है कि सामान्य मानवी के मन में ये विश्व बंधु वाला भाव बहुत मजबूत हुआ और भारत का सेवा भाव का जो कैरेक्टर है उसको विश्व ने पहचाना है। चाहे यूक्रेन का संकट हो, चाहे अफगानिस्तान का संकट हो, हर हमारे लोगों को बचाना हो, हमने किसी भी में हमने कोई कमी नहीं रखी है। ये भारत की विदेश नीति का असर ही है कि दुनिया के किसी भी देश में संकट हो, भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए हर देश की सरकार प्राथमिकता के साथ मदद करती है। भारत पर दुनिया के देशों का विश्वास बढ़ा है। इसी तरह 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी, तब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पर हुआ करती थी।
लेकिन अब वो दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। मोदी का लक्ष्य उसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है, और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सरकार के मुखिया के तौर पर अपने मिशन को आगे बढ़ा चुके हैं। नई सरकार के सामने नए लक्ष्य हैं और नई उम्मीदें भी। नरेंद्र मोदी को जब दिल्ली से गुजरात जाने का फरमान दिया गया था और ये कहा गया था कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अब राज्य को चलाएंगे, उस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति राज्य में सही नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार वहां पर सत्ता की बागडोर संभाली, तब से बहुत कुछ बदला और उसी गुजरात मॉडल के आधार पर उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश के सामने अपनी दावेदारी तक रखी। मोदी को चुनौतियों को टालना नहीं, मोदी को टकराना आता है। और जब फौलादी हौसला हो, जब हौसला फौलादी हो, तो बड़े से बड़ी चुनौती भी चरण चूमने लग जाती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2001 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ली, तब उन्हें आपसी कलह से जूझती पार्टी, बिखरा हुआ संगठन और भूकंप से तबाह गुजरात मिला था। मोदी ने विभिन्न एजेंसियों और संगठनों की मदद से गुजरात के जख्म भरने शुरू किए। मोदी ने लोगों के मन को समझते हुए घर घर बिजली पहुंचाने का काम शुरू किया और हर साल सूखे की मार झेलने वाले गुजरात में नदियों को जोड़ने का विजन तैयार किया। हम लोगों का प्रयास रहा कि अवरोधों के बावजूद भी, उलझनों के बावजूद भी नर्मदा का जल लोगों तक पहुंचाए। आज मुख्यमंत्री बनने के बाद नर्मदा का जल सूखी धरती को पहुंचाने का मुझे जो अवसर मिला है, मैं नर्मदा मैया का बहुत बहुत आभार। चुनाव भी सर पर थे और कभी गुजरात बीजेपी के शीर्ष नेता शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस के साथ मैदान में तैयार खड़े थे। मोदी ने कुछ ही महीनों के अंदर जो किया था, उसे जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया। मोदी के राजनीतिक करियर के पहले चुनाव का नतीजा आया। 22 दिसंबर 2002 को गुजरात में बीजेपी को 182 में से 127 सीटें मिली। ये केशुभाई पटेल के नेतृत्व में 1998 में बीजेपी को मिली 117 सीटों से 10 सीटें ज्यादा थी। इस प्रचंड बहुमत ने तय कर दिया कि नरेंद्र मोदी ही गुजरात बीजेपी के स्वीकार्य चेहरा हैं। विकास 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 गुजरात के विकास मॉडल को नरेंद्र मोदी आगे रखकर गुजरात के दिल में बसते चले गए। 2007 के चुनाव में बीजेपी को फिर बहुमत मिला और 117 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुख्यमंत्री हुए। 2012 में बीजेपी को 115 सीटें मिली और नरेंद्र मोदी ने जीत की हैट्रिक के साथ चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज हम जो भी हैं सब लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 40-50 साल से अनेक लोगों ने जो तपस्या की है, कुछ लोग आज जिंदा हो गए, कुछ लोग नहीं होंगे। उन सब के परिश्रम का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी का विजय, उसकी विजय पताका लहरा रही है।
ये वो समय था जब केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी धीरे धीरे बढ़ चले थे। मोदी का बनाया गुजरात मॉडल देश की राजनीति में मुद्दा बना और 2014 के चुनाव में मोदी की जीत के साथ उस मॉडल की सफलता पर भी मुहर लग गई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव हुए। विपक्ष ने सारी ताकत झोंक दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात में प्रचार करने उतरे तो सारी बाजियां पलट गई। बीजेपी 99 सीटों के साथ बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हो सकी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री स्वागत करें। 2022 में जब फिर चुनाव की बारी आई तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। कांग्रेस के अलावा राज्य में आम आदमी पार्टी भी ताकत आजमा रही थी, लेकिन जब नरेंद्र मोदी मैदान में आए तो गुजरात में उनकी अपील पर बीजेपी की सभी जीतों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 182 सीटों में से बीजेपी ने 156 सीटों पर जीत दर्ज करके इतिहास बना दिया। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। गुजरात में ब्रांड मोदी की चमक अब तक बरकरार है। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को 26 में से 25 सीटें गुजरात ने दी, जबकि 2019 और 2014 में सभी 26 की 26 सीटें बीजेपी को मिलती आईं। गुजरात में चुनौतियों से शुरू हुआ था सफर, लेकिन चुनौतियां हमेशा बनी रही और नरेंद्र मोदी उनसे जूझते हुए आगे बढ़ते रहे। इसी तरह देश की राजनीति में चुनौतियों से शुरुआत हुई, अब भी चुनौतियां सामने हैं और नरेंद्र मोदी अब भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।